साथ स्वागत है। देखिए आज अपन बात करेंगे 12th केमिस्ट्री के थर्ड नंबर का जो टॉपिक है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और आपको बता देते हैं कि ये बोर्ड और कंपटीशन की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए टाइम खराब नहीं करते हुए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए किसी शायर ने सही कहा है कि फलक को चाह है जहां बिजली गिराने की, हमें भी जिद है वहां आसिया बसाने की, हमें भी जिद है वहां आसिया बसाने की। तो चलिए बात करते हैं विद्युत रसायन के बारे में। तो अपन देखते हैं कि एक्चुअली विद्युत रसायन होता क्या है। तो पहले अपन ने बोल देते हैं कि यह भौतिक रसायन का टॉपिक है, आई मीन फिजिकल केमिस्ट्री का। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्युत और रसायन। तो अपन इसकी परिभाषा कैसे देंगे कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो, विद्युत रसायन कहलाता है। अर्थात भौतिक रसायन की ऐसी शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। अब अंतर परिवर्तन का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज। तो यहाँ पे देखते हैं कि अंतर परिवर्तन, तो देखिए एक बार तो इसमें क्या हो रहा है कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में भी बदल सकती है, या अपन बोले कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में भी बदल सकती है। अंतर परिवर्तन का मतलब ये होता है। अब हम देखने वाले हैं कि ये अंतर परिवर्तन किस प्रकार के सेलों में या किन प्रकार के उपकरणों में होते हैं। तो आगे चल के अपन इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहले सेलों की अपन बात करेंगे कि गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल, और दूसरे हमारे सेल हो जाएंगे विद्युत अपघटनीय सेल। तो देखिए यहाँ पे विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, यह परिवर्तन विद्युत अपघटनीय सेलों में होता है। और नीचे देखिए यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यह गैल्वेनिक या वोल्टिक सेलों में होता है। और इन सेलों का उदाहरण अपन आगे जाके पढ़ेंगे, डैनियल सेल। तो ये परिभाषा हमें यहां से प्राप्त हुई। अब देखिए अपन यहां से विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल की अपन परिभाषा दे सकते हैं। आपको पूछा जाए कि विद्युत अपघटनीय सेल क्या होते हैं, तो अपन बोलेंगे कि ऐसे उपकरण हैं जिनमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो, विद्युत अपघटनीय सेल कहलाते हैं। और यहाँ पे गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल की अपन बात करें तो बोलेंगे कि ऐसे उपकरण हैं जिनमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल कहलाते हैं। अब देखिए हम बोलेंगे कि सेलों में धारा का प्रवाह होता है, अर्थात सेल धारा का प्रवाह करते हैं। और अपन जानते हैं धारा का प्रवाह कौन करेंगे, चालक करेंगे। तो अब अपन स्टडी करने वाले हैं चालकों के बारे में, कंडक्टर। चालक बोले तो कंडक्टर। अब चालक के एक्चुअली होते क्या है, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि चालक का मतलब क्या है। तो अपन बोलेंगे कि ऐसे पदार्थ जो धारा का प्रवाह करे, अर्थात जिनमें से होकर धारा बहती है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो लिख देंगे ऐसे पदार्थ जो आयनों या इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से धारा का परिवहन करें, चालक कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब देखिए हमने यहां पर दो वर्ड यूज किए, एक तो क्या है आयन है, और दूसरा हमारा वर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है।
अब यदि हमारे पास धारा इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से बहती है तो अपन जानते हैं कि धातु में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और धातु में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से यदि धारा बहेगी तो अपन बोलेंगे ऐसा प्रक्रम किन में होगा, धातु में। तो हमारे पास जितनी भी आवर्त सारणी में एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और कुछ पी ब्लॉक में धातुएं वो धारा का प्रवाह करती हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे जैसे निकेल, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये धातुएं धारा का प्रवाह करती हैं। और यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, दूसरा वर्ड आयंस के माध्यम से, तो अपन बोल देंगे कि अम्ल एंड क्षार एंड लवणों का जलीय विलयन, जलीय विलयन। और यहां पर एक और हो सकता है कि अशुद्ध जल, याद रखिए अशुद्ध जल धारा का प्रवाह करता है जबकि शुद्ध जल धारा का प्रवाह नहीं करता, क्योंकि शुद्ध जल में जो फ्लोराइड और क्लोराइड के आयंस है वो नहीं पाए जाते हैं, अतः शुद्ध जल धारा का प्रवाह नहीं करता है। तो यहाँ पे अशुद्ध जल का अपन ने एग्जाम्पल लिया। अब देखिए धातु में जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो किनके माध्यम से होगा, इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से होगा। और यहाँ पे जो धारा का प्रवाह होगा वो आयनों के माध्यम से होगा। आयनों के माध्यम से। तो यदि धातुओं के द्वारा धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसको अपन बोलेंगे धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर। अब धात्विक चालक की परिभाषा क्या होगी, तो हमने ऊपर देख लिया है कि ऐसे चालक पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से हो धात्विक चालक कहलाते हैं। तो बोल देंगे कि ऐसे चालक पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से हो धात्विक चालक यानी कि मेटेलिक कंडक्टर कहलाते हैं, धातु चालक कहलाते हैं। तो अपन धातु चालक के एग्जाम्पल देखेंगे, जितनी भी धातुएं हैं तो एग्जाम्पल की दृष्टि से अपन देखते हैं कि धातुएं, और साथ में अपन बोलेंगे कि कुछ अधातु भी हैं जो ग्रेफाइट है। तो यहाँ पे लिख देंगे ग्रेफाइट, क्यों अपन जानते हैं कि ग्रेफाइट वैसे तो अधातु है लेकिन इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह भी सुचालक की भांति व्यवहार करती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे धात्विक चालक में इंपोर्टेंट पॉइंट यह है कि धात्विक चालक हमारे घरों में जो वायर होता है इसमें यदि धारा बहती है तो किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक चेंजेज नहीं होता है, और इनमें जो धारा बह रही है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण बहती है। तो अपन बोल देंगे कि धात्विक चालकों में धारा का प्रवाह है, धात्विक चालकों में धारा का प्रवाह है इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से संपन्न होता है। ये पॉइंट यहां से निकल गया। और दूसरा पॉइंट हमारा इंपोर्टेंट ये है कि इनमें कोई भी केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमने धात्विक चालकों की परिभाषा देख ली। अब देखिए यहाँ पे जो
विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से होता है, तो अपन इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से हो रहा है, तो ये अम्ल और क्षार ये लवणों के द्वारा होता है, तो इनको अपन बोलेंगे विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी चालक। और हमने देखा है कि विद्युत अपघटनी चालकों में धारा का प्रवाह यहाँ पे अपन ने पहले लिखा था कि आयनों के माध्यम से होता है, तो अपन लिख देंगे कि ऐसे चालक पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह है आयनों के माध्यम से, आयन धनायन भी हो सकते हैं ऋणायन भी हो सकते हैं, आयनों के माध्यम से होता है, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। अब देखिए अपघटन का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ अपघटनी चालकों को यदि किसी पात्र में अपन लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये पात्र है और यहाँ पे मैं NaCl को इसमें घोल रहा हूं और इसमें मैं धारा प्रवाहित करवाता हूं, तो धारा प्रवाहित करने पर ये किस में टूट जाएगा, ये आयनों में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में, और ये आयनों में टूटना ही क्या है, अपघटन कहलाता है। और अपघटन हो रहा है तो इसका मतलब इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है, पहले तो एक अणु के रूप में था ये और धारा प्रवाहित करने पर आयनों में टूट रहा है, इसका मतलब इसमें केमिकल चेंजेस हो रहा है। तो अपन बोल देंगे कि इन चालकों में रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब अपन इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल होंगे। तो आप देखिए यहां पे हो जाएगा अम्ल कोमा क्षार तथा लवणों का जलीय विलयन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह आता है कि जो ये अम्ल क्षार है ये केवल जलीय विलयन में ही धारा का प्रवाह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आ जाए, यहाँ पे नोट में आपको ये लिखना है कि आपको ये दे दिया जाए सोडियम क्लोराइड और ये ठोस अवस्था में है, तो यहाँ पे आप बोल दीजिए कि धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि अपन ने क्या बोला है, इनका जलीय विलयन अपन ने यहाँ पर बोला है। अब देखिए यहाँ पर जो अपन ने विद्युत अपघटनी चालकों के एग्जाम्पल देखे हैं, ये यहाँ पर अम्ल प्रबल भी हो सकता है दुर्बल भी हो सकता है, और क्षार प्रबल भी हो सकता है दुर्बल भी हो सकता है, और यहाँ पे जो लवण है ये प्रबल भी हो सकते हैं और दुर्बल भी हो सकते हैं। तो इस आधार पर विद्युत अपघटनी चालकों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। तो इसको आप पोज करके उतार लिया करो। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि विद्युत अपघटनी चालक है, यहाँ पे जो विद्युत अपघटनी चालक है इनको अपन दो भागों में बांट देंगे। तो पहला भाग हमारे पास हो जाएगा प्रबल विद्युत अपघटन, और प्रबल विद्युत अपघटन का मतलब है यहाँ पे ऐसे चालक पदार्थ जिनको जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित तो हो जाए, प्रबल विद्युत अपघटन कहलाते हैं। तो लिख देंगे ऐसे विद्युत अपघटनी चालक, क्योंकि ये प्रकार किसके हैं, विद्युत अपघटनी के, तो अपन क्या लेंगे, ऐसे विद्युत अपघटनी चालक जिनको जल में घोलने पर पूर्णतः यानी कि कंप्लीटली पूर्णतः आयनों में वियोजित हो जाए,
परबल विद्युत अपघटनीय चालक कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूर्णतः आयनों में वियोजित हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो वियोजन की मात्रा है वो कितनी है, 100% है। या अपन बोल सकते हैं कि परबल विद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन की मात्रा का मान कितना है, 1 होता है। अब अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा परबल विद्युत अपघट्य यानी कि परबल अम्ल हो जाएंगे, कोमा परबल क्षार हो जाएंगे, और परबल लवण हो जाएंगे। तो यहाँ पे परबल अम्लों के अपन एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाएगा HCl, HNO3 या H2SO4। इनमें यदि अपन धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ पे अपन एक करंट फॉलो कर रहे हैं, तो ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल किस में टूट जाएगा, 2H प्लस SO4 माइनस 2, और ये HCl टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस। यहाँ पे जो नाइट्रिक अम्ल है ये टूट जाएगा H प्लस और नाइट्रेट में। लेकिन याद रखिए इनका क्या है, जलीय विलयन में यदि अपन धारा प्रवाहित करेंगे, ये सॉलिड नहीं है। यहाँ पे याद रखिए एक्वस फॉर्म में होंगे तभी यह धारा का प्रवाह करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन है जो कंपटीशन में बनते हैं वो इस प्रकार ही बनते हैं। तो यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, इस प्रकार आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा, और वैसे रटने से कोई फायदा है नहीं। अब देखिए यहाँ पे परबल क्षार है, तो परबल क्षार हमारे पास हो जाएंगे NaOH, KOH, जितने भी क्षार आप ले लीजिए, लेकिन इनका क्या लेना, आपको जलीय विलयन लेना है। इनमें यदि अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो यह किस में टूट जाएंगे, आयनों में, और आयनों में भी पूर्णतः टूट जाएंगे। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस OH माइनस टूट जाएगा। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो परबल लवण है, तो परबल लवण कैसे बनते हैं कि परबल क्षार और परबल अम्लों की क्रिया के फलस्वरूप परबल लवणों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे परबल लवण की अपन बात करिए तो ये हो जाएंगे स्ट्रोंग एसिड एंड वीक बेस से बने, और यहाँ पे स्ट्रोंग एसिड एंड स्ट्रोंग बेस से बने, और यहाँ पे वीक एसिड एंड स्ट्रोंग बेस से बने लवण यहाँ पे परबल विद्युत अपघट्यों के एग्जाम्पल हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या बोला था कि इनमें आयनों के माध्यम से धारा का प्रवाह होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आयन बन गए हैं, ये धनायन और ऋणायन है। अब अपन दूसरे की अपन बात करेंगे, दूसरा हमारा हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य का मतलब क्या है कि यदि इनको जल में घोलते हैं तो ये पूर्णतः आयनों में नहीं टूटते हैं, अर्थात आंशिक रूप से आयनों में टूटते हैं। इनके लिए वियोजन की मात्रा का मान 1 से कम में प्राप्त होता है। तो अपन लिख देंगे कि ऐसे पदार्थ, ऐसे विद्युत अपघटनीय चालक जिनको जल में घोलने पर आंशिक रूप से आयनों में वियोजित हो जाए, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य की अपन बात करें तो इनके एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि हमारे पास दुर्बल अम्ल हो जाएंगे, दुर्बल क्षार हो जाएंगे, और दुर्बल
लवण हो जाएंगे। तो ये इनके एग्जाम्पल हो गए हैं। अब देखिए अब अपन देखते हैं कि दुर्बल अम्ल कौन से होंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं दुर्बल अम्लों की। तो जितने भी ऑर्गेनिक अम्ल है वो दुर्बल अम्ल होते हैं। यहाँ पे HCN एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या कार्बोनिक अम्ल, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल सार के एग्जाम्पल अपन लिखते हैं दुर्बल सार। तो ये दुर्बल सार के एग्जाम्पल हम लिख देंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल सारों के एग्जाम हो गए। और यहाँ पे दुर्बल लवण, तो दुर्बल लवण दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल सार की क्रिया के फलस्वरूप बने लवण होते हैं। तो ये अपन ने यहाँ पे देख लिया। और याद रखिए कि जो दुर्बल विद्युत अपघटन होते हैं उनके लिए आयनों के वियोजन की मात्रा, ये अल्फा क्या है, ये डिसोसिएशन क्वांटिटी है, वियोजन की मात्रा है, ये 1 से बहुत बहुत कम में होती है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको अलग से याद रखना है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में क्या अंतर होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि धात्विक चालक के अंतर देखते हैं। धात्विक चालक मेटेलिक कंडक्टर, और एक साइड में लिख देते अपन विद्युत अपघटनी चालक। अपन ने शुरू में यह बोला था कि धात्विक चालक क्या होते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से धारा का प्रवाह होता है। तो अपन पहला पॉइंट लिख देंगे कि धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से होता है। और यहाँ पे धारा का प्रवाह आयनों के माध्यम से होता है। और आयन धनायन भी हो सकते हैं और ऋणायन भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि धात्विक चालक में यदि अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनमें प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि जो धात्विक चालकों में जो कण होते हैं उनमें जो कंपन होता है, कंपन से प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर का मान बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। जबकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध का मान घटता है। अब अपन जानते हैं कि जो धारा और प्रतिरोध में संबंध व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। हमने ये पढ़ा है कि यहाँ पे V बराबर IR। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या गया, R बराबर 1/R। यदि अपन V को 1 माने, वोल्ट को अपन 1 मान रहे हैं, तो यहाँ पे प्रतिरोध और धारा क्या है, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से धारा घटती है। और इनमें अपन बात करें, इनमें अपन बोल देंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से धारा का मान बढ़ता है। ये पॉइंट हमने यहां से निकाला है। और एक पॉइंट आप ये देखिए कि जो धात्विक चालक होते हैं इनमें फेराडे का नियम लागू ही नहीं होता है। फेराडे का नियम केवल और केवल विद्युत अपघटनी चालकों पर लागू होता है। तो आप लिख देंगे कि फेराडे का नियम लागू नहीं होता है। और यहाँ पे फेराडे का नियम जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं वो लागू होगा। अब आप देखिए कि धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से धारा का प्रवाह होता है। और अपन जानते हैं
कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसका जो अपन ने द्रव्यमान मानते हैं वो नगण्य मानते हैं, तो अपन लिख देंगे कि यहाँ पे कि पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है किनमें, धात्विक चालकों में, जबकि वैद्युत अपघटनीय चालकों में धारा का प्रवाह आयनों के माध्यम से होता है, और अपन जानते हैं आयनों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो यहाँ पे पदार्थ का स्थानांतरण होता है। तो पांचवा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि धात्विक चालकों में पदार्थों का स्थानांतरण यानी कि द्रव्य स्थानांतरण नहीं होता है, और इसमें अपन लिख देंगे कि स्थानांतरण होता है। तो ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे, और अपन ने यहाँ पे धात्विक चालकों और विद्युत अपघटनीय चालकों में अपने डिफरेंस भी देख लिया है। तो ये हमारा कुछ सिंपल सा पोर्शन था, तो इसको आप समझिए, मस्त रहिए। तो मिलेंगे अगली कक्षा में नए जुनून और नई जोश के साथ, तब तक